Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you ready? Okay. तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ साउंड से ही रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. For class 8th. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को समझने से पहले हमें पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझना होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंडुलम से रिलेटेड कुछ टर्म्स की, जो कि पेंडुलम क्या होता है ये मैं आपको पहले ही मोशन वाली वीडियो में बता चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो डिटेल में पेंडुलम क्या होता है, कैसे बनता है, ये आप उसमें इस वीडियो में देख सकते हैं मोशन के में. तो ठीक है, तो हम बात करेंगे पेंडुलम की. तो ये हमारा पेंडुलम है. तो इसमें हमें 4 टर्म्स जो हैं वो समझने हैं. पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा ऑसिलेशन, तीसरा टाइम पीरियड और चौथा फ्रीक्वेंसी. एक एक करके हम इन चारों टर्म्स को समझेंगे जो कि हमारा पेंडुलम से रिलेटेड है. जब हम ऑसिलेटरी मोशन की या वाइब्रेटरी मोशन की बात करते हैं तो हम उसको पेंडुलम से ही समझते हैं कि किस तरह से ये टू एंड फ्रो कंडीशन में अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ये मूव करना शुरू करता है. तो ये जो है अभी इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है पेंडुलम में, तो ये जो है इसकी रेस्ट पोजीशन होती है या जीरो पोजीशन बोलते हैं इसको, या मिडिल पोजीशन बोला जाता है. तो इसको हम ओ मानते हैं. जब हम इसको किसी एक साइड थोड़ा सा खींचकर छोड़ते हैं तो ये टू एंड फ्रो जो है वो ऑसिलेट होने लगता है. तो मान लीजिए कि हम इसको इस साइड ए तक हमने इसको खींचा और छोड़ा तो ये फिर लौट कर इधर बी तक जाता है. तो इस तरह से ये मूवमेंट होता है इसमें. तो एम्पलीट्यूड क्या होता है इसमें, तो जीरो पोजीशन से किसी भी एक साइड टू एंड फ्रो मोशन करने के समय किसी भी एक साइड जो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस होता है, वही कहलाता है इस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड. तो एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम ट्रेवल डिस्टेंस एनी वन साइड फ्रॉम द जीरो पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम. तो इतनी बात आपको ये समझ में आई कि पेंडुलम का एम्पलीट्यूड क्या है, कि किसी भी एक साइड जो जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी ट्रेवल करेगा वही इसका पेंडुलम का क्या होगा, एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड को जो है वो मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड में जो है वो मेजर करते हैं. वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी इसने ट्रेवल की है. अब सेकेंड है ऑसिलेशन. ये जो इसमें मोशन हो रहा है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, तो इस मोशन को करने में जीरो पोजीशन से ए टू बी और बी टू फिर ए, इस तरह से ये जो है वो मूवमेंट होता है इसमें. तो ए से बी और बी से ए तक आने में यही होता है एक ऑसिलेशन इसका, यानी एक पूरा चक्कर लगाने में जो है वो जितना ये चला वो कहलाएगा वन ऑसिलेशन. अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की. तो टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है कि वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है इस पेंडुलम को वही होता है इसका टाइम पीरियड. टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसको जो है वो सेकंड में ही मेजर किया जाता है. अब एक पेंडुलम का एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसको हमने टाइम पीरियड बोला. तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया इसने ये मेजर करना बहुत आसान नहीं रहता है, क्योंकि जल्दी से एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है. तो जब भी हमें इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एक स्टॉप वॉच लेते हैं और फिर इसको इसमें मोशन शुरू करते हैं. तो ए टू बी, बी टू ए आने में जो 20 इसके ऑसिलेशंस हम काउंट करते हैं और टाइम जो है स्टॉप क्लॉक से हम नोट कर लेते हैं और फिर 20 उस टाइम को 20 से डिवाइड करके हम एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड यहाँ पर पता कर लेते हैं. तो इस तरह से पता किया जाता है टाइम पीरियड.
ये जो है आपको बता भी कि पेंडुलम से क्लॉक बनती थी पहले। तो जो ग्रैंडफादर क्लॉक होती है ना, बड़ी वाली पेंडुलम क्लॉक, जिनका कि पेंडुलम जो है वो अबाउट 1 मीटर होता है, या फिर उसकी ग्रैंडफादर क्लॉक जो होती थी उनका जो है टाइम पीरियड होता था, टाइम पीरियड उनका होता था 2 सेकेंड्स, यानी कि ए से बी और बी से ए तक आने में उनको 2 सेकेंड लगता था उसके। और उसकी जो लंबाई होती थी, ये जो पेंडुलम की लेंथ, पेंडुलम की लेंथ जो है वो टाइम पीरियड को इफेक्टेड करती है। अगर लेंथ जो है वो लॉन्ग है तो टाइम पीरियड भी लॉन्ग रहेगा, और लेंथ अगर शॉर्ट है पेंडुलम की तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी शॉर्ट रहता है। तो उसकी जो लेंथ होती है ग्रैंडफादर क्लॉक की, वो लेंथ अबाउट 1 मीटर होती है। अबाउट 1 मीटर इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि वो 99.134 सेंटीमीटर के लगभग होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है, अभी टाइम पीरियड मैंने बताया ना आपको, ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा ये, वो कहलाएगी पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है कोई पेंडुलम या कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वो कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है। टाइम पीरियड, हाँ, और एक बात और, फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज में जो है वो मेजर की जाती है। हर्ट्ज को हम H कैपिटल एंड स्मॉल z इस तरह से, इस सिंबल से हर्ट्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो होता है टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी, या ऐसे ही इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड भी हम बोल सकते हैं। तो इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कुछ बनते हैं 9th में, और 8th में भी थोड़े बहुत आपको सिखाए जाते हैं, जो कि मैं किसी और वीडियो में आपको किसी और दिन सिखा दूंगी। तो ये इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब हम बात करेंगे आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो है 2 बातों पर डिपेंड करती है। कैरेक्टरिस्टिक साउंड से क्या मतलब है, यानी कि हर साउंड की अलग अलग जो है वो आपको अलग अलग तरह से सुनाई देती है। जैसे हम लोग आपस में बोलते हैं, बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं, तो हर किसी की साउंड अलग अलग होती है ना। ऐसे ही एनिमल टू एनिमल या फिर हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड जो है अलग अलग तरह की आपको सुनाई देती है। तो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड की जो होती है वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो लाउडनेस और दूसरा है पिच। तो अभी जो मैंने आपको 4 बातें बताई हैं, 4 टर्म्स समझाए हैं पेंडुलम से रिलेटेड, वही पर यहाँ पर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लाउडनेस और पिच के लिए। तो पहले हम समझेंगे लाउडनेस क्या होती है। तो लाउडनेस को समझने के लिए पहले आप थोड़ा एग्जाम्पल समझिए। एक कि जब आप स्कूल में ड्रम बीट करते हैं, प्रेयर वगैरह में आपके यहाँ होता ही होगा, सभी स्कूल्स में होता है। तो जब आप ड्रम बीट करते हैं तो आप देखिए जेंटल स्ट्राइक करेंगे आप ड्रम पर, तो ड्रम की साउंड आपको कैसी सुनाई देगी? फीबल, यानी थोड़ी कम साउंड निकलती है, कम तेजी से निकलती है। और जब आप ड्रम को हार्डली स्ट्राइक करेंगे तो आपको एक हार्ड लाउड साउंड सुनाई देगी। तो क्या होता है कि वो लाउडनेस जो है क्यों बढ़ी? क्योंकि जो वाइब्रेशंस थे उनमें एम्पलीट्यूड जो है, जब आपने जोर से स्ट्राइक किया तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, और इसी वजह से जो है लाउडनेस भी बढ़ गई ड्रम की साउंड की। तो लाउडनेस जो है किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर डायरेक्टली डिपेंड होती है, एम्पलीट्यूड पर। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ही ज्यादा साउंड जो है वो कैसी होगी? लाउड होगी। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं।
जैसे कि आप मेटेलिक टम्बलर या मेटेलिक ग्लास लेंगे, और मैंने आपको बताया था ना कि इसमें वाइब्रेशंस कैसे चेक करते हैं, उसको आप स्ट्राइक करेंगे किसी स्पून से, तो क्या करेंगे, फिर आप ग्लास को एक फ्रीली सस्पेंडेड थर्माकोल के पास लेकर जाएंगे, तो क्या होता है थर्माकोल बॉल में वो वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो जाती है और आपको दिखाई देती है वो थर्माकोल वाइब्रेट करती हुई टू एंड फ्रो, उसमें ऑसिलेशंस शुरू हो जाते हैं। तो यही आप करके देखेंगे एक बार फिर से कि स्टील ग्लास को आप पहले तो धीरे से स्ट्राइक कीजिए और फिर उस थर्माकोल बॉल के पास लेके जाइए, तो आप देखेंगे कि थर्माकोल जो है वो टू एंड फ्रो ऑसिलेशन तो उसमें शुरू हो गया, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड कम होंगे, यानी ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगी वो थर्माकोल स्विंग करती हुई। और अगर आप स्ट्राइक करेंगे उस ग्लास को तेजी से स्पून के साथ और फिर उसको लेके जाएंगे थर्माकोल बॉल से टच कराएंगे, तो आप देखेंगे थर्माकोल के बॉल के जो स्विंग्स हैं उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो इन दोनों एग्जांपल से आपको ये समझ में आएगा कि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड, मोर द एम्पलीट्यूड, लाउड द साउंड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लाउडनेस ऑफ साउंड जो है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि अगर आप एम्पलीट्यूड जो है 2 टाइम आप बढ़ाएंगे तो आपकी लाउडनेस जो है वो 4 टाइम इंक्रीज होगी। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि ये इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। 2 टाइम अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो लाउडनेस ऑटोमेटिकली 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। और लाउडनेस को जो है हम मेजर किस में करते हैं, डेसिबल में। इसको हम डीबी लिखते हैं, डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं डेसिबल को। डेसिबल पर ही लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है हमारी, वो सॉरी डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो डेसिबल से इस तरह से मेजर किया जाता है कि हमारे जो ह्यूमन ईयर होता है वो 20 डेसिबल से, डेसिबल डीबी दोनों स्मॉल बनते हैं इसमें, 20 डेसिबल से जो है वो 60 डेसिबल तक की साउंड जो है वो हमारे ईयर्स जो है कैच करते हैं अच्छे से, और हमारे लिए ये हार्मफुल भी नहीं होता है। अबव 60 डेसिबल जो है वो नॉइस में आ जाता है, और मतलब हम लोग सुन तो सकते हैं लेकिन वो हमारे लिए अनईजी वाली कंडीशन हो जाती है। और जो अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड में हम ज़्यादा देर तक रहते हैं तो हमें अनईजी फील होने लगता है, और हमारे कानों के लिए वो हार्मफुल भी होती है। तो इस तरह से कुछ जैसे सिंपल सी साउंड्स होती हैं, जैसे कि हम लोगों की जो ब्रीदिंग साउंड होती है वो हम लोग को नहीं सुनाई देती है, तो वो 10 डेसिबल की होती है, जो कि हमें मतलब इग्नोर से ही करते हैं। हम सभी ब्रीदिंग करते हैं तो एक दूसरे की जो है ब्रीदिंग की साउंड हमें सुनाई तो देती नहीं, ऐसे हम ध्यान देंगे तो बात अलग है। तो वो जो है अनडिस्टर्बिंग यानी फीबल साउंड होती है 10 डेसिबल की। 10 डेसिबल फीबल साउंड में आता है। फीबल साउंड 20 डेसिबल की जहां हम बात कर रहे हैं तो वो हमारी विस्परिंग साउंड होती है, जब हम विस्पर करके यानी फुसफुसाकर धीरे धीरे बात करते हैं ना आप लोग क्लास में एक दूसरे से, जब आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो वो अबाउट 20 डेसिबल से, जो कि हम सुन सकते हैं लेकिन वो तेजी से नहीं निकलेगी, तो विस्परिंग साउंड यहाँ रहती है 20 डेसिबल की। अब नॉर्मल जो हम बात करते हैं हम लोग, तो वो अबाउट 40 डेसिबल की हमारी साउंड होती है, ये नॉर्मल होती है। और 60 डेसिबल की साउंड जो है वो जो है कि जहाँ क्राउड वगैरह है तो वहां पर ज्यादा आवाज आ रही है, तो वो जो है हम या जोर से बोल रहे हैं तो ये लाउड साउंड हो जाएगी, थोड़ी सी लाउड साउंड हो जाती है। 60 के ऊपर जहाँ 80 डेसिबल की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे हम किसी ट्रैफिक वगैरह में जा रहे हैं तो वहां पर 80 डेसिबल, और जैसे हम किसी पर शाउटिंग कर रहे हैं तो 90 डेसिबल की साउंड रहेगी। ये ट्रैफिक साउंड है, 80 डेसिबल के करीब रहती है, और 90 डेसिबल में जो है वो शाउटिंग हो जाता है। इसीलिए कोई ज्यादा चीखे चिल्लाए ना तो फिर वो थोड़ा हम लोग को दिमाग में थकान सी या सुन के मतलब अनईजी सा फील होने लगता है। ऐसे ही जो है आप क्रैकर्स चलाते ना, तो क्रैकर्स की साउंड पता है कितनी होती है, 150 डेसिबल टू
300 डेसिबल के करीब रहती है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसीलिए सरकार आपसे मना करती है कि आपको क्रैकर्स जो है वो फायर नहीं करने। और एक जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट, उसकी जो है 300 डेसिबल के ऊपर ही रहती है, अबव रहती है। ये बॉम्ब ब्लास्ट की साउंड रहती है, जो कि हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। या जो रॉकेट उड़ के जाते हैं ना ऊपर, तो वो भी अबव 300 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल रहती हैं ये साउंड्स। तो अब हम बात करेंगे पिच के बारे में। ये तो बात हो गई हमारी लाउडनेस की, तो मैं इसको ये इरेज कर देती हूँ इधर से, इसको भी थोड़ा समझाना है। पिच में जो है आपने जैसे साउंड सुनी होगी, कुछ साउंड्स होती है ना श्रिल साउंड्स होती हैं, और कुछ साउंड होती है ये नॉर्मल साउंड्स होती हैं, जो यानी चीखने की आवाज जैसे किसी आपके, तो मतलब एक पतलापन, महीनपन, तो वो चीज होती है पिच। पिच जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। ये अभी मैंने समझाया ना आपको फ्रीक्वेंसी, तो ये सीधा सीधा इसका संबंध होता है पिच का फ्रीक्वेंसी पर। जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी कि एक सेकंड में जितने ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे, उतनी ही आपकी साउंड कैसी होगी, श्रिल होगी। और जितने फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, यानी एक सेकंड में अगर कम ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो आपकी साउंड जो है वो, उसकी पिच जो है कैसी बोली जाएगी, लो पिच। और हाई पिच यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपको सुनते हैं साउंड, एक ड्रम बीटिंग की साउंड सुन रहे हैं आप, ड्रम बीट हो रहा है, तो वो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसीलिए वो उसमें श्रिलनेस नहीं होती है। और अगर आप विसिल की साउंड सुनेंगे, विसिल की साउंड सुनेंगे तो वो कैसी होती है, श्रिल होती है। तो विसिल की जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। या फिर आप बांसुरी की साउंड सुनते हैं, फ्लूट की, वो भी कैसी होती है, श्रिल होती है। तो ये किस वजह से, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली जो है वो डिपेंड करती है आपकी पिच। तो एक बात और यहाँ लाउडनेस में मैं आपको समझाना चाहती हूँ, रेजोनेटिंग साउंड और होती है एक रेजोनेटिंग साउंड। रेजोनेटिंग साउंड मतलब जो गूंजने वाली आवाज सुनते हैं ना, कहते हैं ना आवाज गूंज रही है, तो उसको बोलते हैं हम रेजोनेटिंग साउंड। रेजोनेटिंग साउंड जो है वो गूंजती हुई हमें मतलब क्यों सुनाई देती है, क्योंकि जो रेजोनेटिंग साउंड्स हैं वो एयर में ज्यादा टाइम तक ट्रेवल करती हैं, इसीलिए वो रेजोनेट करती हुई सुनाई देती है हमें। जैसे कि आप वो आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, जैसे ड्रम है, ढोलक है, तंबूरा है, या वायलिन है, सितार है, संतूर है। इसमें क्या होता है नीचे, या तबला है, इनमें नीचे क्या होता है, रेजोनेट करने के लिए साउंड को एक मतलब इनके नीचे होलो बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। तो उस होलो बॉक्स की वजह से क्या होता है, गूंज आ जाती है। किसमें, ये जो मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बताए आपको, इन सभी में रेजोनेटिंग कराने के लिए साउंड को क्या होता है, होलो बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है। तो ये रेजोनेटिंग साउंड के बारे में यहाँ पे, तो ये लाउडनेस और पिच आपको यहाँ से अभी समझ में आया होगा। अभी जो मैंने आपसे पिच के बारे में बात की ना, कि पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम जो है हर्ट्ज में, आपको पता है कि हम हर्ट्ज में उसको मेजर करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर साउंड जो है दो तरह की होती है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड साउंड की। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, अभी आपको और कुछ पॉइंट्स बताने मुझे यहाँ। फ्रीक्वेंसी के बेस पर दो तरह की साउंड होती है, मैंने अभी आपको बताया कि ऑडिबल एंड इनऑडिबल। दो तरह की साउंड्स रहती हैं। तो जो ह्यूमन ईयर है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की साउंड जो है ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल होती है। अबव 20,000 हर्ट्ज ऑडिबल नहीं है ह्यूमन के लिए, और बिलो 20 हर्ट्ज भी ऑडिबल नहीं है, मतलब हम नहीं सुन सकते 20 हर्ट्ज से कम की और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो साउंड्स हैं जो बिलो 20 हर्ट्ज होती हैं, उनको बोलती हैं इंफ्रासोनिक।
इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड, और एबव 20 के हर्ट्ज जो साउंड होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रा सोनिक या अल्ट्रा साउंड। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं, जैसे कि डायनासोर्स होता है वो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं, यानी कि बिलो 20 हर्ट्ज की साउंड को सुन लेते हैं। और जो जैसे मंकी है या फिर आपका ये जो बैट होते हैं, डंक और डॉग्स होते हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। इसीलिए जो डॉग ट्रेनर होते हैं या फिर ये जो क्राइम ब्रांच में जो डॉग काम करते हैं, तो ये लोग जो है एक स्पेशल विशल से इन लोगों को ट्रेन करते हैं, उसको बोलते हैं गाल्टन विसल। गाल्टन विसल जो होती है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड प्रोड्यूस करती है, जो कि डॉग सुन सकते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके वो उस तरह से उनको ट्रेंड किया जाता है। या फिर जो बैट होता है वो रात में निकलते हैं तो वो जो अल्ट्रासाउंडिक वेव्स छोड़ते हैं, तो इसकी वजह से वो पता कर सकते हैं उनका प्रे वगैरह कितनी दूर है या सामने कुछ है तो नहीं, इसीलिए वो उड़ते समय टकराते नहीं है किसी भी चीज से। तो ये जो है ये बात आपको यहाँ ध्यान रखने की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी हर्ट्ज से कितनी हर्ट्ज तक की साउंड जो है वो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल है। तो ये आप लोग इसका आंसर जानते हैं यहाँ से। ये सारा क्या होता है कि ये जो 6 to 8 जो भी आपकी साइंस होती है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत से क्वेश्चन जो है मिलते हैं। अगर आप लोग अभी ये ध्यान से पढ़ लेंगे तो आगे चल के आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पर। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स होती हैं वो हमारे लिए वैसे भी यूजफुल होती है, हम इनको सुन भले ही नहीं सकते हैं लेकिन ये हमें बहुत जगह काम आती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज में अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ये यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड बता रही हूँ मैं आपको। अल्ट्रासाउंड का यूज इंडस्ट्रीज में भी होता है, मेडिकल साइंस में भी होता है, और ओशिनोग्राफी में भी होता है। ओशिनोग्राफी मतलब जो ओशन से रिलेटेड काम होते हैं ना समुद्र में। तो इंडस्ट्रीज में क्या है देखिए, एक तो एविएशन या मतलब वो जो प्लेन वगैरह एयरक्राफ्ट्स बनते हैं ना वो उसको बोलते हैं एविएशन। तो एविएशन के लिए रॉकेट वगैरह बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी शीट्स तैयार की जाती है तो उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, ये पता करने के लिए क्या अल्ट्रासाउंड से ही उनमें फॉल्ट पता किया जाता है। और एक आपका मिल्क इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। मिल्क इंडस्ट्री में होमोजेनाइजिंग के लिए, होमोजेनाइजिंग मतलब आपने पढ़ा होगा ना होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, जो कि मिक्सचर वाले चैप्टर में, तो उसमें मिल्क को जो है होमोजेनाइज किया जाता है, यानी होमोजेनस मिक्सचर बनाया जाता है मिल्क का। जैसे मिल्क पाउडर लिया या कितना फैट चाहिए, कितना वाटर चाहिए उसमें, तो वो सब चीज़ों का मिक्सचर बनाने के लिए, परफेक्ट ओन्ड मिल्क बनाने के लिए अल्ट्रासाउंड का वहाँ यूज़ किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज में, एविएशन में, मिल्क इंडस्ट्री में या मिल्क फॉर्मेशन में, डेयरी वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। और मेडिकल साइंस में कहाँ यूज होता है ये आपको पता ही है कि एक तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं जैसे, तो आपकी बॉडी स्कैनिंग के लिए, और ये है मेडिकल साइंस में एक आपको जॉइंट्स और मसल्स पेन में रिलीफ के लिए, ये इसमें फिजियोथेरेपी में भी यूज होता है। फिजियोथेरेपी में भी यूज होता है। ओशिनोग्राफी में कहाँ यूज होता है? ओशिनोग्राफी में जो डेप्थ पता करने के लिए कि कहीं पे जैसे मान लीजिए कोई शिप संक हो गया है, डूब गया है, तो वो कितनी दूर है उस जगह से, कितनी गहराई पर है, ये पता करने के लिए ओशिनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड वेव्स का ही यूज किया जाता है। या फिर किसी जगह देखना है कि कितनी गहराई है समुद्र में नीचे, तो ये सब पता करने के लिए ओशिनोग्राफी में। तो ये जो है आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हुआ, जितनी भी बातें मैंने इसमें आपको बताई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इन वीडियोस को। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।